हास्य मत, हल्ला नहीं करिए, श्योर है दरोगा ये, ठीक है, कोई कसर नहीं। इसीलिए कम से कम एक सीढ़ी तो बेहतरीन तरीके से पार करिए कि क्लास रेगुलर आइए, और क्लास रेगुलर नहीं आइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्लास रेगुलर आइए, 2-3 घंटा तो क्लास आपका होता है, बाकी सारा समय घर पर दीजिए। क्लास छोड़िएगा तो जो क्लास करेगा तो वो आपसे तो आगे नहीं बढ़ेगा। क्लास के दौरान ऐसा नहीं कि नोट में जितना बात है उतने बात बताते, उन बातों को कैसे बेहतरीन तरीके से समझना वो तो क्लास में डिस्कस करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नियंत्रण एवं समन्वय का शाब्दिक बहुत लोग व्हाट्सएप किए थे रात में कि समन्वय क्या होता है। समन्वय तो हिंदी वर्ड है, ठीक है, उसका पर्यायवाची होता है सामंजस्य स्थापित करना। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नियंत्रण एवं समन्वय यह एक बहुकोशिकीय जीवों के शरीर के लिए अति आवश्यक है। आवाज थोड़ा कम कीजिए। अति आवश्यक है। क्यों अति आवश्यक है वो बात आप समझ गए थे कि इतने सारे तंत्र हैं, अगर उनके कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ तो फिर शरीर बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पौधों में भी होते हैं, जंतु मानव के भी शरीर में बेहतरीन व्यवस्था बनी हुई इसकी। पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं तो उनके लिए 3 गतियां पाई जाती है। हालांकि एक गति जो था लास्ट वाला टेक्टिक मूवमेंट, वो कुछ गिने चुने जलीय पौधे में ही पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 2 मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। उसके बाद पौधे को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए पाए जाते हैं दोस्तों प्लांट हार्मोन, ठीक है, प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन पौधे के जो हार्मोन होते हैं वो जंतुओं के तरह वास्तविक हार्मोन नहीं होते, क्योंकि वास्तविक हार्मोन, रियल हार्मोन उसे ही कहा जाएगा जिसका निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होगा, और पौधे में कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। इसलिए प्लांट हार्मोन को ग्रोथ रेगुलेटर सबस्टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबस्टेंस भी कहा जाता है। अब कुछ जीव वैज्ञानिक इस प्लांट हार्मोन को पारा हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा हार्मोन कहते हैं। तो पौधे के हार्मोन को वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहा जाता है और पारा हार्मोन भी कहा जाता है। कई वैज्ञानिक हार्मोन नाम पर सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कहना कि ये तो हार्मोन नहीं है। तो जो वैज्ञानिक हार्मोन नाम पर सहमत नहीं होते हैं वो उन्हें ग्रोथ रेगुलेटर सबस्टेंस की संज्ञा दिए हैं। अब कुछ जीव वैज्ञानिक इन्हें पारा हार्मोन कहे हैं। तो प्लांट हार्मोन को ग्रोथ रेगुलेटर सबस्टेंस भी कहते हैं और पारा हार्मोन भी कहते हैं।
लेकिन ये हार्मोन जंतुओं की तरह वास्तविक नहीं होते हैं, क्योंकि पौधे में क्या कोई अंतःस्रावी ग्रंथि मौजूद है? पौधे में कोई ग्रंथियां ही मौजूद नहीं है, चाहे अंतःस्रावी की बात कर लीजिए, चाहे आप बाह्यस्रावी की बात कर लीजिए। पौधों में जब ग्रंथियां नहीं है तो फिर इन हार्मोन का निर्माण होता कहां है? तो आइए एक एक करके हम उन हार्मोनों को देखते हैं। प्लांट हार्मोन में पहला है आपका सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीन हार्मोन। कौन हार्मोन? ऑक्सीन हार्मोन। और इस हार्मोन का जो निर्माण होता है, इस हार्मोन का जो निर्माण होता है वह पौधे के तने के शीर्ष भाग में होता है। पौधे के तने के शीर्ष भाग में होता है। ऑक्सीन हार्मोन का निर्माण पौधे के किस भाग में होते हैं? तने के शीर्ष भाग में होते हैं। तने के शीर्ष भाग मतलब शीर्ष मतलब सबसे टॉप, तो तने के शीर्ष भाग में होते हैं। लेकिन इसका निर्माण तने के शीर्ष भाग में होते हैं, लेकिन ऑक्सीन हार्मोन की जरूरत संपूर्ण पौधे को है। तो यह फ्लोएम ऊतक के द्वारा, दोस्तों किस ऊतक के द्वारा? फ्लोएम ऊतक के द्वारा। फ्लोएम ऊतक के द्वारा जिससे भोजन का परिवहन होता है, उसी के द्वारा यह ऑक्सीन हार्मोन संपूर्ण पौधा में प्रवाहित हो जाता है। तो ऑक्सीन हार्मोन तने के शीर्ष भाग में बनते हैं और फ्लोएम ऊतकों के माध्यम से ये संपूर्ण पौधा में विस्तृत हो जाते हैं, अर्थात फैल जाते हैं। और इस हार्मोन का क्या काम है? इसका काम, कोई भी पौधे का हार्मोन है ना, उनके बहुत सारे काम है, कोई एक काम नहीं है। इसलिए हम प्रत्येक हार्मोन के समस्त कार्यों को नहीं बल्कि उसके मुख्य कार्यों को ही देखेंगे। तो ऑक्सीन हार्मोन का काम है, ऑक्सीन हार्मोन का सबसे बड़ा काम है वृद्धि करवाना। ऑक्सीन हार्मोन का जो सबसे बड़ा कार्य है दोस्तों, क्या करवाना? वृद्धि करवाना। क्या करवाना? वृद्धि करवाना। चाहे आप तने की वृद्धि को ले लीजिए, चाहे आप जड़ों की वृद्धि को ले लीजिए, वह किस हार्मोन के द्वारा होता है दोस्तों? ऑक्सीन हार्मोन का। ध्यान दीजिए, हार्मोन तने का वृद्धि करवाता है, मतलब यह हुआ कि तने के वृद्धि की प्रक्रिया कंट्रोल कहां से हो रहा है? ऑक्सीन से हो रहा है। हार्मोन का काम कोई कार्य करना नहीं होता, हार्मोन का काम सदैव करवाना होता है। तो जहां भी हम बोलेंगे ना हार्मोन ये कार्य करते हैं, तो आप समझिए कि हार्मोन ये काम करवा रहे हैं। हार्मोन का परिभाषा हम पढ़े थे। हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो जंतुओं अथवा पौधों के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के कार्य करते हैं। हार्मोन एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जो तरल रूप में जंतु और पौधे के शरीर में निकलते हैं एवं नियंत्रण एवं समन्वय के कार्य करते हैं। तो हार्मोन कैसे पदार्थ है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब हुआ मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार बहुत ज्यादा होना। तो हार्मोन क्या है? तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये किस रूप में निकलते हैं? तो ये तरल रूप में निकलते हैं, लिक्विड के रूप में। इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य है नियंत्रण एवं समन्वय का। तो हार्मोन तने के शीर्ष भाग में बनते हैं, फ्लोएम ऊतकों के जरिए संपूर्ण पौधे में फैल जाते हैं और इसका काम है पौधे के समस्त ग्रोथ पर नियंत्रण रखना। यानी कि जब पौधे को वृद्धि की जरूरत है तो ये वृद्धि करवाता है, लेकिन ये वृद्धि को रोकता नहीं है, सिर्फ ये वृद्धि करने के लिए ही उत्प्रेरित करता है। अब जो कहिएगा कंट्रोलिंग में ये भी होनी चाहिए कि वृद्धि ज्यादा हो रहा है तो उसको क्या करनी चाहिए? रोक देनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीन ऐसे करने में सक्षम नहीं है दोस्तों। तो ऑक्सीन हार्मोन जो है वह वृद्धि करवाने वाला हार्मोन है। इनके प्रभाव से पौधे में वृद्धि होती है। तने भी जो वृद्धि करते हैं वह इसी हार्मोन के बदौलत, जड़ भी जो वृद्धि करते हैं वह इसी हार्मोन के बदौलत। आपसे पूछ देगा कि तने में जो गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि होती है किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीन हार्मोन कारण। या जड़ों में जो गुरुत्वानुवृद्धि होती है किसके कारण? सीधा वृद्धि बोलेगा, कुछ नहीं देखना है, वह कौन करेगा? ऑक्सीन हार्मोन करेगा। ये तने के शीर्ष भाग में बनते हैं। ऑक्सीन हार्मोन
तने के शीर्ष भाग में बनते हैं। अब आप कहिएगा कि हम तनों के शीर्ष भाग जाकर तोड़ देंगे तो ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। तने के शीर्ष भाग में ऑक्सीजन बनते हैं और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या किसी कारणवश तने के शीर्ष भाग क्या हो गए, टूट गए, तब क्या होगा? तो तब दोस्तों जैसे ये तने के शीर्ष भाग है, मान लीजिए कि ये तने के शीर्ष भाग है और यहां से इसको कोई तोड़ दिया, कट कर दिया, तो अब क्या होगा? उसके नीचे बनने लगते हैं हार्मोन। ये शीर्ष भाग है, यहां पर ऑक्सीजन हार्मोन बन रहा है, लेकिन इसको किसी ने तोड़ दिया या किसी कारणवश प्राकृतिक आपदाओं के कारण टूट गया, तब क्या होगा दोस्तों? तब ऑक्सीजन यहां बनने लगेगा, उसके नीचे बनने लगेगा और इससे इधर शाखाएं निकल जाएगी, इधर शाखाएं निकल जाएगी। आप देखे होंगे कि जब कभी ऊपरी भाग को तोड़ते हैं तो कुछ समय बाद उससे दोनों तरफ से ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शीर्ष भाग टूट गया, ऑक्सीजन बनना बंद हो गया, जबकि ऑक्सीजन एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, इसलिए ऑक्सीजन निर्माण यहां पर तेज हो गया। तेज होने के कारण ही ज्यादा वृद्धि आपको दिखाई पड़ने लगा। तो जब भी ऑक्सीजन हार्मोन के निर्माण में रुकावट होती है, उसके नीचे आकर ऑक्सीजन हार्मोन और तेजी के साथ बनने लगते हैं, जिससे और वृद्धियां वहां पर हो जाती है। तो ऑक्सीजन हार्मोन वृद्धि करवाता है और यह केवल वृद्धि ही करवाता है। और ऑक्सीजन हार्मोन के वृद्धि करवाने का कई सुविधा हमें मिलती है। अभी सरसों का सीजन है ना जी, सरसों का साग जबरदस्त तरीके से मार्केट में आएगा ना। किसान सरसों को पत्ते को तोड़ते जाएंगे, नए पत्ते निकलते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, निकलते जाएंगे। ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है कि उस सरसों के पौधे में शुरुआती समय में इतने ऑक्सीजन बनते हैं कि कभी कभी किसान तो तोड़ते तोड़ते थक जाते हैं, वो वृद्धि करते करते थकते नहीं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा उस सरसों में नहीं होती तो हम साग नहीं पाते। किसान 2-4 पत्ता तोड़ता, फिर सूख जाता, फिर सरसों कहां से होता? तो ऑक्सीजन हार्मोन वृद्धि करवाते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन हार्मोन की लैब में रासायनिक जांच किया, जब ऑक्सीजन हार्मोन को वैज्ञानिकों ने लैब में चेक किया कि ये किस तरह के रसायन है, तो ऑक्सीजन हार्मोन की जो प्रकृति है दोस्तों, ऑक्सीजन हार्मोन की जो प्रकृति है वह अम्लीय है और यह आपको एक इंडोल एसिटिक अम्ल, ठीक है, इंडोल एसिटिक अम्ल, यानी कि रासायनिक रूप से ऑक्सीजन क्या है? तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं IAA। रासायनिक रूप से ऑक्सीजन किस प्रकार के रसायन है? इंडोल एसिटिक अम्ल। रासायनिक प्रकृति ऑक्सीजन हार्मोन की अम्लीय होती है। और वास्तव में यह कौन सा यौगिक है? ऑक्सीजन हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड। केमिकल फार्मूला बहुत बड़ा है तो आप नाम याद रखिए कि ऑक्सीजन रासायनिक रूप से इंडोल एसिटिक एसिड। और जब वैज्ञानिक जान गए कि ऑक्सीजन जो है इंडोल एसिटिक है, तब लैब में कई तरह के कृत्रिम ऑक्सीजन बनने लगे। लैब में क्या हुआ? कई तरह के कृत्रिम ऑक्सीजन बनने लगे और उसका प्रयोग पौधों पर करके मनचाहा वृद्धि करवाया जाने लगा। जब ऑक्सीजन हार्मोन की प्रकृति जान गए वैज्ञानिक कि ये इंडोल एसिटिक अम्ल है, तो कई ऐसे रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन के तरह ही लैब में तैयार किए गए। और लैब में जब कृत्रिम ऑक्सीजन तैयार किया गया, वह कृत्रिम ऑक्सीजन न सिर्फ पौधे में वृद्धि करवाने में सफल हुए, बल्कि वे खरपतवार नाशी के रूप में भी कार्य करने लगे। जैसे एक कृत्रिम ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा चर्चित 2,4-D, इसका पूरा नाम है फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल, 2,4-D। यह एकदम इसकी प्रकृति क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड की तरह। यह एक प्रकार का कृत्रिम ऑक्सीजन है, यानी लैब में तैयार किया गया ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसकी रासायनिक संरचना सेम टू सेम ऑक्सीजन की तरह है। और जब यह लैब में तैयार हुआ, ये जो 2,4-D नामक केमिकल है, यह खरपतवार नाशी के रूप में भी काम आने लगा।
और आजकल दोस्तों इसका पूरा प्रयोग खरपतवारनाशी के रूप में किया जाता है। लेकिन 2,4-D का खरपतवारनाशी का प्रयोग केवल हम एक बीजपत्री पौधे पर ही कर सकते हैं। किस पर? एक बीजपत्री पौधे पर। द्विबीजपत्री पौधे पर जैसे दलहन के पौधे पर हम 2,4-D का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो आइए ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण कहां पर होता है? तने के शीर्ष भाग में। अगर तने के शीर्ष भाग टूट जाए तो उसके नीचे हार्मोन बनने लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब तने के शीर्ष भाग टूटते हैं तो और तेजी से ऑक्सिन हार्मोन बनने लगते हैं। दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन तने के शीर्ष भाग में बनकर किस ऊतक के माध्यम से संपूर्ण पौधा फैलते हैं? फ्लोएम ऊतक का। इसका मुख्य काम क्या है? वृद्धि करवाना। चाहे तने की वृद्धि हो, चाहे जड़ की वृद्धि हो, हर तरह के वृद्धि के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है? ऑक्सिन की जब लैब में जांच की गई तो इसकी रासायनिक संरचना किस रूप में है? इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में है। किस रूप में है दोस्तों? इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में है। और जब वैज्ञानिक जान गए कि ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड है तो कई तरह के कृत्रिम ऑक्सिन लैब में तैयार किए जाने लगे, जिसमें सबसे चर्चित कौन है? और जब कृत्रिम ऑक्सिन बना और उसका प्रयोग किया जाने लगा तो आश्चर्यजनक परिणाम मिलने लगे, ठीक है। वैसे तो ऑक्सिन सिर्फ वृद्धि कराने के लिए वृद्धि करवाने वाला हार्मोन है, लेकिन जब कृत्रिम ऑक्सिन बन करके कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन तरह के रासायनिक पदार्थ बनाया गया तो वह सिर्फ वृद्धि करवाने के लिए नहीं बल्कि खरपतवारनाशी के रूप में भी कार्य करने लगे, जिसमें सबसे चर्चित कौन है? 2,4-D। 2,4-D वास्तव में क्या है? कृत्रिम ऑक्सिन है, जिसकी प्रकृति किससे मिलेगी? इंडोल एसिटिक एसिड से मिलेगी। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब ऑक्सिन हार्मोन से दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन के सहायता से आप वृद्धि करवा रहे हैं। आप खरपतवारनाशी का भी प्रयोग कर रहे हैं। खरपतवारनाशी के रूप में कृत्रिम ऑक्सिन काम करता है। प्राकृतिक रूप से पौधों में बनने वाले ऑक्सिन खरपतवारनाशी के रूप में कार्य नहीं करेगा। कृत्रिम ऑक्सिन ही खरपतवारनाशी के रूप में काम करेगा, जिसमें सबसे प्रमुख कौन है? 2,4-D। तो ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। कुछ कृत्रिम हार्मोन खरपतवारनाशी के रूप में भी काम करते हैं, लेकिन ऑक्सिन के सहायता से हम विशेष प्रकार के प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं पौधे में। आप चाहते हैं कि करेला खाएं उसमें कोई बीज ना हो, परवल खाएं है ना, आप चाहते हैं परवल में भी कोई बीज ना हो, करेला में भी कोई बीज ना हो, कद्दू में भी कोई बीज ना हो, तो ऐसे फल संभव है। यानी कि बिना बीज वाला करेला, कद्दू या वगैरह वगैरह फलों का, सब्जियों का उत्पादन संभव है। और ये संभव है किस हार्मोन के बदौलत? ऑक्सिन हार्मोन के बदौलत। यानी ऑक्सिन हार्मोन के बदौलत, ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग करके, ऑक्सिन हार्मोन का बाह्य रूप से यानी कि बाहरी तरीके से ऑक्सिन हार्मोन का पौधों पर इस्तेमाल करके हम बीज रहित फलों का उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि बिना नींबू को अगर हम चाहते हैं कि बिना बीज वाले नींबू को उत्पादित करें तो यह संभव है ऑक्सिन हार्मोन के प्रयोग के द्वारा। बिना बीज वाला कद्दू करेला चाहिए, यह संभव है ऑक्सिन हार्मोन के बदौलत। तो ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा हम बीज रहित फलों का उत्पादन कर सकते हैं, बिना बीज वाले फलों का उत्पादन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ऑक्सिन समझ गए? ऑक्सिन में बस ये याद रखना है कि ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण कहां होता है? ऑक्सिन हार्मोन तने के शीर्ष भाग में बनते हैं, लेकिन संपूर्ण पौधा किस ऊतक के माध्यम से? फ्लोएम के। इनके कार्य क्या है दोस्तों? किसी भी प्रकार के वृद्धि के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है? उसके बाद ऑक्सिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। सबसे चर्चित कृत्रिम ऑक्सिन कौन है? 2,4-D, जिसका इस्तेमाल खरपतवार नाशी के रूप में हो सकता है। लेकिन याद रखना है कि 2,4-D का इस्तेमाल केवल एक बीज पत्री पर किया जा सकता है। द्विबीजपत्री फसलों पर आप इसे खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे दलहन पौधे पर आप 2,4-D का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ऑक्सिन समझ गए? पर ये तो एक बार ऑक्सिन को सारी बात आप समझे कि नहीं?
क्या द्विबीजपत्री पर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? अच्छा बताएंगे बताएंगे, एक क्वेश्चन है इस पर, ठीक है ना? हाँ क्या मेरिस्टेम का? हाँ हाँ बिल्कुल, वहां पर शीर्ष भाग में एपिकल रहेंगे तो वहीं पर बनेगा, वहीं पर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए दूसरा हार्मोन पर आते हैं। दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन्स। दूसरा हार्मोन क्या है? जिबरेलिन्स। और ये जो जिबरेलिन हार्मोन्स है दोस्तों, इसका खोज सबसे पहले पौधे में नहीं हुई थी, बल्कि एक कवक में हुई थी, फंगी में हुई थी। जिबरेलिन नामक रासायनिक पदार्थ का खोज सबसे पहले एक जिब्रेला फंगी में हुआ था। किस में हुआ था? जिब्रेला नामक फंगी में जिब्रेलिन नामक रासायनिक पदार्थ की खोज जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में हुआ था सबसे पहले। हालांकि वर्तमान में जिब्रेला फंगी का नाम बदल गया है और यह हो गया फ्यूजेरियम। क्या हो गया है? फ्यूजेरियम। वर्तमान समय में जिब्रेला फंगी का नाम क्या हो चुका है? फ्यूजेरियम हो चुका है। तो जिब्रेलिन एक रासायनिक पदार्थ है और इसकी खोज सर्वप्रथम जिब्रेला नामक कवक में हुआ था। वर्तमान में जिब्रेला नामक कवक का नाम बदलकर फ्यूजेरियम हो गया है। क्या हो गया है? फ्यूजेरियम हो गया है। आगे चलकर पता चला कि यह जिब्रेलिन नामक रासायनिक पदार्थ जिसकी खोज कवकों में की गई है, ऐसे ही रासायनिक पदार्थ सेम टू सेम पौधे में भी बनते हैं, जो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के कार्य करते हैं। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है वह पौधों में खोज होने से पहले वैज्ञानिकों ने एक खास कवक में इस रासायनिक पदार्थ की पहचान की थी और जिब्रेला नामक कवक में इस रासायनिक पदार्थ की सबसे पहले खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? जिब्रेलिन पड़ गया। तो पहले इस हार्मोन को किस में खोजा गया? कवक में खोजा गया। पहले इस हार्मोन को किस में खोजा गया दोस्तों? कवक में खोजा गया। बाद में पता चला कि ये तो पौधों में भी बनते हैं दोस्तों। इस जिब्रेलिन का निर्माण पौधे में दोस्तों, इस जिब्रेलिन का निर्माण पौधे के लगभग सभी भागों में होता है, अर्थात जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ती में होता है, ठीक है, बीज में होता है, फल में होता है। यानी कि जिब्रेलिन हार्मोन ऑक्सिन की तरह किसी एक खास क्षेत्र में पौधे में नहीं बनते हैं, बल्कि लगभग सभी भागों में बनते हैं। और फिर ये जाइलम के द्वारा भी और फ्लोएम के द्वारा भी, जाइलम के द्वारा भी और फ्लोएम के द्वारा भी, जाइलम के द्वारा भी और फ्लोएम के द्वारा भी ये संपूर्ण पौधा में, अर्थात अगर किसी भाग में जिब्रेलिन नहीं बन रहे हैं तो उस भाग में पहुंच जाते हैं। तो जिब्रेलिन हार्मोन का निर्माण पौधे के जड़, तना, पत्ती, बीज, कलियों तक में होता है और यह जाइलम के द्वारा भी और फ्लोएम के द्वारा भी संपूर्ण पौधे में वितरित होते रहते हैं। अब इसका क्या काम है? जिब्रेलिन का जो कार्य मुख्य है दोस्तों, उनमें है सबसे मुख्य कार्य की ऑक्सिन की सहायता करना। ऑक्सिन की सहायता करना। अब ऑक्सिन की सहायता करना यानी कि ऑक्सिन का जो काम है उस काम में ऑक्सिन को मदद करता कौन? जिब्रेलिन। तो क्या यह वृद्धि करवाने के लिए यह हार्मोन भी जिम्मेदार है? जिब्रेलिन भी जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। क्या बीज रहित फलों का उत्पादन हम ऑक्सिन की सहायता से कहते, क्या यह जिब्रेलिन के द्वारा भी संभव है? बिल्कुल संभव है। ऑक्सिन का हर कार्य करने में सक्षम है कौन? अकेला नहीं, उसके साथ मिलकर करेगा दोस्तों। तो जिब्रेलिन का मुख्य कार्य है ऑक्सिन की सहायता करना।
ऑक्जिन जिस तरह वृद्धि करवाने के लिए वृद्धि करवाने वाला हार्मोन है, जिब्रेलिन भी वृद्धि करवाते हैं दोस्तों। ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को तेज करते, ये पौधों के मोटाई को बढ़ाते हैं ऑक्जिन के साथ मिलकर। ये ऑक्जिन के तरह ही बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक है। ये ऑक्जिन की तरह ही बीज रहित फलों के उत्पादन में संभव है। अब आप एक सवाल आएगा, हर क्लास में आता है कि बीज रहित फलों का उत्पादन अगर कर सकते तो कर क्यों रहे हैं? मुसल्लपुर हाट में मिल कायन रहा है ये, ठीक है। बहुत आदमी परवल इसलिए नहीं खाते कि बीजों से दिक्कत है। तो अगर हम हार्मोन के सहायता से बीज रहित फलों को उत्पादित करेंगे तो वे महंगे हो जाएंगे। वो क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं, इसीलिए प्रचलन में नहीं आ पाते हैं। आप करेला खरीदने गए, बीज वाला जिसमें बीज है वो करेला है 20 रुपए किलो, अब बिना बीज वाला है 80 रुपए किलो। आदमी उल्टे जो है इस तरह का बात चलाने लगेगा, इसमें जरूर कुछ न कुछ है क्या। तो बीज रहित फलों का उत्पादन संभव है, तो ये प्रचलन में नहीं आ पाते हैं महंगे हो जाने के कारण, ठीक है। तो ऑक्जिन जिब्रेलिन हार्मोन का सबसे पहला काम है ऑक्जिन की क्या करना? सहायता करना। उसके बाद इसका काम है बीजों का अंकुरन करवाना। बीजों का अंकुरन करवाना। आप जो बीज लगाते हैं ना, उस बीज में सबसे ज्यादा कोई हार्मोन पाए जाते हैं तो वो जिब्रेलिन पाए जाते हैं बीज में। हम पौधा की बात नहीं कर रहे हैं, बीजों में। हम जो बीज लगाते हैं उस बीज के भीतर में जिब्रेलिन हार्मोन स्टोर रहते हैं, और जैसे ही उपयुक्त वातावरण अंकुरन के लिए प्राप्त होता है तो जिब्रेलिन हार्मोन बीज से स्रावित होकर उन्हें अंकुरन के लिए प्रेरित करता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन बीजों की सुषुप्ता अवस्था को भंग कर देते हैं, जिससे वे अंकुरित होते हैं। इस हार्मोन के अभाव में बीज अंकुरित नहीं हो सकता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन बीजों का अंकुरन करवाता है। उसके बाद दोस्तों कई ऐसे फसल है जो ठंडे क्षेत्र में ही उगने के लिए अनुकूलित है। जैसे सेब का फसल तभी बम्पर तरीके से होता है जब उस पर कम से कम 2 महीने बर्फ चढ़ा हुआ हो, या सेब के पौधे में जो सेब फलते हैं उन सेबों में गुणवत्ता तभी आ पाती अच्छी तरह से जब उस पे कम से कम 2 महीने तक बर्फ से वो पौधा ढका हुआ हो। उतनी ठंड में, यानी कि 2 महीना बर्फ से सेब के पौधे ढके रहते हैं जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में जो सेब होते हैं। हालांकि सेब के अब कई वैरायटियां उपलब्ध हो गई है जो गर्म क्षेत्रों में भी उगने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो सेबों की फसल उगाए जाते हैं उन सेबों के फसल पर 2 महीने तक बर्फ से ढके रहते हैं और पौधा को कुछ नहीं होता है। और हमारे यहाँ तो 1 महीना पाले पड़ जाए तो बहुत सारे पौधा स्वर्ग सिधार जाते हैं, क्या है ना? है 1 महीना ठीक से पाला पड़ जाएगा तो कम से कम, खासकर तो शीशम सब बहुत ज्यादा सूखता है किसान की। बिहार में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं किसान, खासकर उनका शीशम का पेड़ सूख जाता है। लंबे समय तक ठीक चलता है, एकाएक शीशम का पेड़ सूख गया। तो सेब के फसल अत्यधिक पाले को झेलने में सक्षम है। वो किसके कारण दोस्तों? जिब्रेलिन हार्मोन के कारण। यानी कि यह सेब के फसल को पाला से बचाता है। पाला मतलब वही शीतलहरी, पाला से बचाता है। यहां लिख देते हैं बर्फबारी। तो जिब्रेलिन हार्मोन का एक काम हो गया कि ऑक्जिन की सहायता करना, बीजों के सुषुप्ता अवस्था को भंग करके उन्हें अंकुरन करवाना, सेब जैसे फसल को बर्फबारी या पाला से बचाना।
या शीतलहर से बचाना, ये भी कह सकते हैं। अब आइए जिब्रेलिन का एक और सबसे महत्वपूर्ण काम पर। आप देखे होंगे कि जब पेड़ों में फल पकना शुरू होता है तो सारे फल एक साथ नहीं पकते, सारे फल एक साथ नहीं पकते। पकते हैं आम का ही, आम के पौधे में जो आम का फलन होता है, लीची के पौधे में जो लीची का फलन होता है, तो ये सब धीरे धीरे पकते हैं, एक साथ नहीं पकते। एक साथ पक जाता मान लीजिए तो एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाती, नहीं हो जाती। मान लीजिए आम का फसल है और पेड़ में जितने आम है सब एक साथ पकने लगता है, तो क्या होता, बहुत ज्यादा क्या हो जाती, बर्बादी हो जाती। तो ये फलों को एक साथ पकने से रोकता है, फलों को एक साथ पकने से रोकता है, ये फलों को एक साथ पकने से रोकता है, फलों को एक साथ पकने से रोकता है। तो जिब्रेलिन के बारे में क्या क्या याद रखना है, देख लीजिए। जिब्रेलिन की खोज पौधों से पहले कवक में हुआ था और उस कवक का नाम जिब्रेला था, जिसलिए इसका नाम जिब्रेलिन पड़ गया। वर्तमान में जिब्रेलिन फंगी का नाम बदलकर फ्यूजेरियम हो गया है। क्या हो गया है, फ्यूजेरियम हो गया है। इसलिए एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है, कौन सा हार्मोन की प्राप्ति कवक से, फंगी से हो सकती है, जिब्रेलिन हार्मोन की प्राप्ति। जिब्रेलिन हार्मोन का निर्माण लगभग पौधे के सभी भागों में होते हैं, और जिस भागों में नहीं होते हैं वहां पर ये जाइलम के द्वारा भी और फ्लोएम के द्वारा भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ऑक्सिन की बातचीत वो जाइलम से होकर प्रभावित नहीं हो रहा था, वो केवल किसी होकर प्रभावित हो रहा, फ्लोएम। जिब्रेलिन के प्रमुख काम है ऑक्सिन की सहायता करना, वृद्धि करवाने में, या फिर बीज रहित फलों के उत्पादन करने में। जिब्रेलिन हार्मोन बीजों के सुषुप्तावस्था को भंग करके उन्हें अंकुरन के लिए प्रेरित करता है। जिब्रेलिन हार्मोन ठंड के क्षेत्र में उगने वाले फसलों को पाले से सुरक्षा प्रदान करता है। यह फलों को एक साथ पकने नहीं देता, यह फलों को एक साथ नहीं पकने देता है। अब आइए जिब्रेलिन हार्मोन का एक विशेष कार्य पर। अब देखिए, कोई भी हार्मोन हो उसे लैब में तैयार किया जा सकता है कृत्रिम तरीके से। तो जिब्रेलिन हार्मोन का इस्तेमाल के द्वारा, जिस तरह हम ऑक्सिन के द्वारा बीज रहित फलों का उत्पादन कर सकते हैं, ऑक्सिन के तरह जिब्रेलिन भी बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक है। लेकिन जिब्रेलिन का प्रयोग करके बड़े बड़े आकार के फलों को प्राप्त किया जा सकता है। आपका कद्दू छोटा छोटा है, मार दीजिए जिब्रेलिन का सुई दुगुना लंबा होने लगेगा। आपने फूलगोभी लगाए, फूलगोभी छोटा छोटा हो रहा है, पहले फूलगोभी को तोड़ लीजिए और उसके बाद जिब्रेलिन का सुई लगा लीजिए, सुबह रात में लगा दीजिए, सुबह दुगुना होते जाएगा। इतनी पावर है इसमें। आपका 1 किलो का फूलगोभी है, रात में जिब्रेलिन की सुई मार दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, सुबह 2 किलो हो जाएगा।
इतने ज्यादा, यानी कि इसके द्वारा बड़े बड़े आकार के फलों को पैदा किया जा सकता है। कृत्रिम रूप से जिब्रेलिन की सुई लगाकर फलों के आकार को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होता है, बहुत होता है, ठीक है। बड़े बड़े जहां सब्जियां काफी महंगे बिका करते हैं, जहां सब्जियां काफी महंगे बिका करते हैं, वहां पर यह खेल खूब होता है। सुई मार मार के उसके वजन को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। हालांकि वे वहां करना संभव नहीं है जहां पर सब्जियां आखिर सस्ते बिका करते हैं। अब यहां गोभी को मारेगा, एक जिब्रेलिन की सुई 50-60 में होगा, उसका एक गोभी में मारेगा कितना, 10 रुपए होगा। तो ऐसा यहां करना संभव नहीं है। लेकिन वहीं जहां गोभी काफी महंगे फूल को भी बिका करते तो वहां ऐसा करना संभव हो जाता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन का फलों पर कृत्रिम तरीके से उपयोग करके हम बड़े बड़े आकार के फलों को पैदा कर सकते हैं, बड़े बड़े फलों के आकार को पैदा कर, बड़े बड़े आकार के फल को पैदा कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जिब्रेलिन समझ गए? जिब्रेलिन हार्मोन का निर्माण पहली बार किस कवक में किया गया था? पौधे में बनने वाले कौन से हार्मोन की प्राप्ति कवक से हो सकती है? जिब्रेलिन की। कार्य समझ गए? किस हार्मोन के सहायता से बड़े बड़े आकार के फल पैदा किए जा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए तीसरा हार्मोन पर, ये तो एक बार जिब्रेलिन को देखिए, कोई दिक्कत नहीं रह गया, नहीं दिक्कत रहा होगा। तीसरा हार्मोन, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्जिन का निर्माण तने के शीर्ष भाग में हुआ था और फ्लोएम द्वारा वह संपूर्ण पौधा में विस्तृत हो गए थे, अर्थात फैल गए थे। जबकि जिब्रेलिन लगभग सभी भागों में बने थे और जाइलम के द्वारा भी, फ्लोएम के द्वारा भी संपूर्ण पौधा में विस्तृत हुए थे। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। इस हार्मोन का खोज भी पौधे से पहले कहीं और हुआ था। इस हार्मोन का खोज सबसे पहले मिलर नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने? मिलर ने। और मिलर ने इसका नाम काइनेटिन रखा था। क्या रखा था? काइनेटिन। मिलर ने साइटोकाइनिन के रासायनिक संरचना के समान ही एक पदार्थ की खोज की थी और उन्होंने खोज की थी इसे मछलियों के स्पर्म में, ठीक है, मछलियों के शुक्राणु में इसका खोज किए थे, इस साइटोकाइनिन जैसे रसायन का। और उन्होंने उसका नाम क्या रखा दोस्तों? काइनेटिन। जब इसकी खोज पौधों में हुई तब आगे चलकर एस्कूग नामक साइंटिस्ट ने, किसने? एस्कूग नामक साइंटिस्ट ने काइनेटिन से इसका नाम बदलकर साइटोकाइनेटिन रख दिया, साइटोकाइनिन रख दिया। क्या रख दिया? साइटोकाइनिन रख दिया। तो जिब्रेलिन के तरह ही दोस्तों साइटोकाइनिन हार्मोन का खोज पौधों में नहीं, उससे पहले मछलियों के स्पर्म में किया गया था और यह खोज मिलर ने किया था। मिलर ने इसका खोज करके इसका नाम काइनेटिन रखा था। आगे चलकर जब पौधों में इस तरह के रासायनिक पदार्थ की खोज हुई तब इसका नाम काइनेटिन से बदलकर क्या रख दिया गया? साइटोकाइनिन रख दिया गया। क्या रख दिया गया? साइटोकाइनिन। पौधे में इस हार्मोन का निर्माण है वह दो जगह पर होता है, जड़ तथा फल में। जड़ तथा फल में जब तक फल विकसित नहीं हो जाता है पौधों में तब तक साइटोकाइनिन का निर्माण जड़ में होते रहता है, और जैसे ही पौधों में फल विकसित हो जाते हैं तो जड़ में साइटोकाइनिन का निर्माण होना बंद हो जाता है और केवल तब इस हार्मोन का निर्माण कहां होता है? फल में होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन का निर्माण
पौधे के जड़ तथा फलों में होते हैं। चूंकि शुरुआती अवस्था में तो फल होते नहीं है पौधों में, तो जब तक फल नहीं होते हैं पौधों में तब तक इनका निर्माण जड़ में होते रहते हैं, और जैसे ही पौधों में फल आ जाते हैं जड़ में साइटोकाइनिन का निर्माण होना बंद हो जाता है। केवल कहां पर होता है? फल में होता है। और यह पौधे के विभिन्न भागों में फ्लोएम ऊतक के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। अधिकांश हार्मोन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में फ्लोएम ऊतक के द्वारा ही जाते हैं। एक जिबरेलिन था जो एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए फ्लोएम के साथ साथ और किसका इस्तेमाल किया था? जाइलम का। लेकिन जिबरेलिन के अतिरिक्त अन्य जितने भी हार्मोन है वह फ्लोएम ऊतक के द्वारा ही पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में प्रवाहित होते हैं। अब इसका क्या काम है दोस्तों? इसका देखिए, कोशिकाओं का अध्ययन क्या किसे कहते हैं? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। और इसका नाम में भी साइटो लगा हुआ है ना। इस हार्मोन का सबसे प्रमुख कार्य है कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन समझते हैं ना। पुराने कोशिका से नए कोशिका के निर्माण प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो यह हार्मोन का काम है कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना, और क्लोरोफिल अणु को नष्ट होने से बचाना, तो साइटोकाइनिन होने से बचाना। क्लियर हो गया? बात समझ गए कि यह हार्मोन मुख्य काम क्या है दोस्तों? कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना। और ये मुख्य एक और काम क्या करते हैं? क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इसका एक काम है क्लोरोफिल अणु को नष्ट होने से बचाना। इसलिए हम साइटोकाइनिन को कृत्रिम रूप से अगर इस्तेमाल करेंगे पौधे पर तो वो अधिक समय तक हरा का हरा ही बना रहेगा, क्योंकि ये क्लोरोफिल को अणु को नष्ट होने नहीं देता। इसलिए मार्केट में हरी पत्तेदार सब्जियों को अधिक समय तक हरा और ताजा बनाए रखने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है? साइटोकाइनिन का छिड़काव किया जाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन का छिड़काव करके हम हरी पत्तेदार सब्जियों को अधिक से अधिक समय तक हरी और ताजी बनाए रख सकते हैं, क्योंकि इस हार्मोन का आप छिड़काव करिएगा तो ये लंबे समय तक क्लोरोफिल को नष्ट होने नहीं देंगे, और लंबे समय तक अगर क्लोरोफिल नष्ट नहीं हुआ हरापन गायब होगा दोस्तों। तो जिस तरह ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बीज रहित फलों का उत्पादन संभव है, जिबरेलिन का इस्तेमाल करके बड़े बड़े आकार के फल को हम उत्पादित कर सकते हैं, उसी तरह साइटोकाइनिन हार्मोन का छिड़काव करके कृत्रिम तरीके से हरे पत्तेदार सब्जी जैसे पालक का पत्ता हो गया, धनिया का पत्ता हो गया, वगैरह वगैरह जो शाखा होते हैं उस पे छिड़काव करके उसको लंबे समय तक हरा का हरा बनाए रख सकते। तो साइटोकाइनिन को इतना ही याद रखना है। साइटोकाइनिन की खोज भी जिबरेलिन के तरह ही पौधों से पहले मछलियों के स्पर्म में किस वैज्ञानिक ने किए थे? और मिलर ने इसका खोज करके क्या नाम रखा था? काइनेटिन रखा था। क्या रखा था? बाद में इस हार्मोन का नाम काइनेटिन से बदलकर साइटोकाइनिन किसने किया? एस्कूग ने किया। साइटोकाइनिन किसने किया? एस्कूग ने किया। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के जड़ तथा फलों में होते हैं। साइटोकाइनिन का निर्माण पौधे के जड़ तथा फलों में होते हैं।
जब जब फल विकसित हो जाते हैं तो तब जड़ में निर्माण होना बंद हो जाता है, और जब फल विकसित नहीं होते हैं तो ये जड़ में बनते रहते हैं, और फ्लोएम ऊतक के द्वारा संपूर्ण पौधों में पहुंचकर ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते रहता है। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करना है। साइटोकाइनिन का मुख्य काम कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करके रखना है। इसके अलावा यह कौन से कार्य को अंजाम देते हैं? क्लोरोफिल के अणु को नष्ट होने से बचाते हैं। कृत्रिम तरीके से इसका उपयोग हरी पत्तेदार सब्जी पर छिड़काव करके उन्हें लंबे समय तक हरा और ताजा बनाए रखने के लिए होता है। क्लियर हो गया? चौथा हार्मोन पर आइए। चौथा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, और इसे शॉर्ट में ABA कहते हैं। ऑक्सिन हार्मोन भी एसिड ही था ना? कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लेता कि ऑक्सिन हार्मोन की प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय होती कि क्षारीय होती कि उदासीन होती है? अम्लीय होती है। जिब्रेलिन की भी प्रकृति अम्लीय होती है, लेकिन साइटोकाइनिन की प्रकृति क्षारीय होती है। दिया होगा उसमें कि डीएनए मिलने वाले है ना, तो साइटोकाइनिन की प्रकृति कैसी होती है? और यहां पर एब्सिसिक एसिड, इसके नाम में तो एसिड लगा हुआ, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ध्यान दीजिए दोस्तों कि पौधे में जो वृद्धि होती है ना, वो जंतुओं के तुलना में काफी तेज होता है। अगर हम जंतु के वृद्धि और पौधे के वृद्धि को तुलना करें तो पौधों में वृद्धि काफी तेज होती है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन मिलकर के पौधे में काफी तेज वृद्धि करवाते हैं, काफी ज्यादा तेज। पौधे में इतनी तेज वृद्धि होती है कि स्वयं पौधा उस वृद्धि को संभाल नहीं पाते हैं। इसका परिणाम आप देखे होंगे, गांव समय किसान समय समय पर कुछ पौधों में काट छांट करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते? आपको लगता है कि काट छांट नहीं करने से वो पौधा ठीक तरह से वृद्धि कर जाएगा? नहीं, कर भी नहीं करेगा। यानी कि पौधों में ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन मिलकर पौधे की काफी तेज वृद्धि करवाते हैं। इतनी तेज पौधे में वृद्धि होती है कि पौधे स्वयं उस वृद्धि को संभालने में सक्षम नहीं होते हैं। तो पौधों में जरूरत है कि एक ऐसा हार्मोन हो जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन के प्रभाव को क्या करे? कम करे। पौधों में हम आपको बोले थे कि ऑक्सिन वृद्धि को नियंत्रित नहीं करते बल्कि वृद्धि करवाते हैं, केवल उस्काते हैं, काफी तेज वृद्धि करवा देते हैं। इसलिए उस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए, ऑक्सिन हार्मोन के वृद्धि की प्रक्रिया पर अंकुश लगाने के लिए पौधे में एक नियंत्रित करना। कोशिका विभाजन को कैसे होती है? अम्लीय होती कि क्षारीय होती? स्रावित होता, जबकि इसने किया एसिड का निर्माण, और एसिड ही था ना? कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लेता कि ऑक्सिन हार्मोन की प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय होती कि क्षारीय होती कि उदासीन होती है? अम्लीय होती है। जिब्रेलिन की भी प्रकृति अम्लीय होती है, लेकिन साइटोकाइनिन की प्रकृति क्षारीय होती है। दिया होगा उसमें कि डीएनए मिलने वाले है ना, तो साइटोकाइनिन की प्रकृति कैसी होती है? और यहां पर एब्सिसिक एसिड, इसके नाम में तो एसिड लगा हुआ, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ध्यान दीजिए दोस्तों कि पौधे में
जो वृद्धि होती है ना, वो जंतुओं के तुलना में काफी तेज होता है। अगर हम जंतु के वृद्धि और पौधे के वृद्धि को तुलना करें तो पौधों में वृद्धि काफी तेज होती है। ऑक्सीजन और जिबरेलिन मिलकर के पौधे में काफी तेज वृद्धि करवाते हैं, काफी ज्यादा तेज। पौधे में इतनी तेज वृद्धि होती है कि स्वयं पौधा उस वृद्धि को संभाल नहीं पाते हैं। इसका परिणाम आप देखे होंगे, गांव सब में किसान समय समय पर कुछ पौधों में काट छांट करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते? आपको लगता है कि काट छांट नहीं करने से वो पौधा ठीक तरह से वृद्धि कर जाएगा? नहीं, कर भी नहीं करेगा। यानी कि पौधों में ऑक्सीजन और जिबरेलिन हार्मोन मिलकर पौधे की काफी तेज वृद्धि करवाते हैं। इतनी तेज पौधे में वृद्धि होती है कि पौधे स्वयं उस वृद्धि को संभालने में सक्षम नहीं होते हैं। तो पौधों में जरूरत है कि एक ऐसा हार्मोन हो जो ऑक्सीजन और जिबरेलिन के प्रभाव को क्या करे, कम करे। पौधों में हम आपको बोले थे कि ऑक्सीजन वृद्धि को नियंत्रित नहीं करते बल्कि वृद्धि करवाते हैं, केवल उस्काते हैं, काफी तेज वृद्धि करवा देते हैं। इसलिए उस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए ऑक्सीजन हार्मोन के वृद्धि की प्रक्रिया पर अंकुश लगवाने के लिए पौधे में एक और हार्मोन बनते हैं और उसी हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड। यानी कि एब्सिसिक एसिड जो है दोस्तों, पौधे में बनने वाले एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या है दोस्तों? वृद्धि रोधक हार्मोन है। अब आप कहिएगा कि ये कैसे सोचता, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन काहे हो सकता है? तो बिल्कुल, क्योंकि पौधों में वृद्धि ही इतनी तेज होती है कि अगर रुका नहीं तो पौधा स्वयं गड़बड़ा जाएगा अपने वृद्धि से। तो एब्सिसिक अम्ल एक ऐसा हार्मोन है पौधे का जो किसका काम करते हैं? वृद्धि को रोकते हैं। वृद्धि को रोकने का मतलब क्या? बीज को अंकुरित नहीं होने देते हैं, बीज को अंकुरित नहीं होने देते हैं, पतझड़ करवा देते हैं। क्या करवाते हैं? पतझड़ करवाते हैं। और फल को पकने से रोक देता है, फल को पकने से रोक देता है। ध्यान दीजिएगा, जिबरेलिन एक साथ फलों को पकने से रोक रहा था। जिबरेलिन फल को पकने से नहीं रोक रहा था बल्कि एक साथ नहीं पकने दे रहा था, और ये तो डायरेक्ट फल को पकने से रोक देता है। तो जितने भी वृद्धि पर अंकुश लगाने वाला कार्य पूछ दिया आपको एग्जाम में, उसका उत्तर कौन होगा? एब्सिसिक। इसका नाम ही है वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि पर अंकुश लगाने वाले जितने भी कार्य हैं वह कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? एब्सिसिक अम्ल के द्वारा किए जाते हैं। एब्सिसिक अम्ल के द्वारा किए जाते हैं। इसको शॉर्ट में ABA कहते हैं। ये ऑक्सीजन के ठीक विपरीत कार्य करने वाला हार्मोन है। पौधे में वो कौन हार्मोन जो ऑक्सीजन के ठीक विपरीत काम करते?
लेकिन एक कार्य ये विपरीत नहीं करते हैं, ऑक्सीजन बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि इसका इस्तेमाल करके हम फलों में केवल बीज ही भर देंगे, तो उस कार्य का विपरीत नहीं करिए। लेकिन ऑक्सीजन का काम था वृद्धि करवाना और एफसीसी का काम है वृद्धि को रोकना। यह हार्मोन का निर्माण, एब्सिसिक अम्ल का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो लगभग सभी भागों में होता है, यानी कि पत्तों में होते हैं, तनों में होते हैं, ठीक है, शाखाओं में होते हैं, फल और फूलों में होते हैं, लगभग हर जगह होते हैं। और फिर ये फ्लोएम ऊतक के द्वारा पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में, यानी ऑक्सीजन का निर्माण तने के शीर्ष भाग में, जिब्रेलिन लगभग पौधे के सभी भाग में निर्मित हो रहे थे। ठीक जिब्रेलिन के तरह यह एब्सिसिक अम्ल भी, वृद्धि रोधक हार्मोन भी लगभग पौधे के संपूर्ण भाग में बनते हैं, और जहां नहीं बनते वहां फ्लोएम ऊतक के द्वारा ये पहुंच जाते हैं। क्लियर है, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो यह निर्माण पत्तों, फलों, शाखाओं में होते हैं और फ्लोएम ऊतक के द्वारा यह एक भाग से दूसरे भाग में फैल जाते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ गए। अब इनके काम तो क्लियर है। सारे वृद्धि को रोकने वाले कार्य किसके द्वारा अंजाम दिए जाएंगे? एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। पतझड़ करवाने वाला हार्मोन कौन है? तो पतझड़ करवाने वाला, पतझड़ एक प्रकार के वृद्धि रोधक कार्य नहीं हो गया? पौधे में पत्ते रहते, प्रकाश संश्लेषण करते, पौधे और ज्यादा वृद्धि करते, तो पतझड़ होना एक वृद्धि रोधक कार्य हो गया। तो ये एब्सिसिक अम्ल के द्वारा करवाए जाएंगे। फलों को पकने से कौन रोकता है? बीज को अंकुरन होने से कौन रोकता है? ये रोकने वाला जितना सिस्टम है ना, सबको कौन अंजाम देता है? एब्सिसिक अम्ल देता है, जिसका निर्माण पौधे के लगभग सभी भागों में होते हैं और फ्लोएम ऊतक के द्वारा यह एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाते हैं। लास्ट हार्मोन पर आइए। अंतिम हार्मोन है इथीन, या इसको इथाइलिन भी कहते हैं। अब तक आप हार्मोन के बारे में पढ़े कि हार्मोन तरल रूप में निकलते हैं, लिक्विड के रूप में, लेकिन ये पौधे में बनने वाला एक गैसीय हार्मोन है। ये हार्मोन जो पौधे में बनते हैं किस रूप में? गैस के रूप में बनते हैं। ये हार्मोन जो पौधे में बनते हैं किस रूप में बनते हैं? गैस के रूप में बनते हैं। अब तक आप ऑक्सीजन देखे थे, जिब्रेलिन देखे, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, सभी हार्मोन तरल है। हार्मोन की प्रकृति तरल ही होती है, लेकिन वो हार्मोन कौन है जो गैसीय रूप में पौधे में बनते हैं? तो वो कौन है? इथीन या एथाइलिन हार्मोन है। और इसका निर्माण फलों में होते हैं और इनका कार्य फल को पकाना है। यानी कि पौधे में जब फल परिपक्व हो जाते हैं तो फलों में ही इस हार्मोन का निर्माण गैसीय रूप में होता है और यह हार्मोन का काम है फलों को पकाना। लेकिन इथिलीन का या एथीन का एक और कार्य होता है अनानास के पौधे में। अनानास के पौधों में पुष्पन यानी कि फूल खिलने में जो हार्मोन प्रभावी होते हैं वो कौन है? इथीन। इथिलीन या एथीन फलों को पकाने वाला हार्मोन है और इसका निर्माण भी फलों में होता है, कार्य भी केवल वहीं पर है इसका। लेकिन अनानास के पौधों में जो पुष्पन होते हैं वह इथिलीन हार्मोन के बदौलत ही होते हैं, किसी और पौधे में पुष्पन के लिए जिम्मेदार नहीं है। पौधों में फूल खिलाने के लिए स्पेशल फ्लोरिजेन हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशल अनानास के फूल को खिलने में कौन हार्मोन मदद करते हैं? इथिलीन या एथीन हार्मोन मदद करते हैं। तो इस हार्मोन के बारे में ज्यादा कहां बनते हैं? फल में क्या कार्य है? फल को पकाना एक अतिरिक्त कार्य, जिसका अनानास के पौधों में जीव वैज्ञानिकों ने देखा कि अनानास के पौधों में जो पुष्पन होता है वह उसके लिए केवल यही हार्मोन जिम्मेदार है, उसके लिए केवल यही हार्मोन जिम्मेदार है। तो इस तरह से पौधे के भिन्न भिन्न भागों में 5 तरह के हार्मोन बनते हैं जो भिन्न भिन्न तरह से पौधों के भीतर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं।
तो पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए 3 प्रकार की गतियां और 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। 3 प्रकार की गतियां और 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। हालांकि पौधे के बनने वाले हार्मोन जंतुओं की तरह वास्तविक नहीं होते हैं, क्योंकि पौधों में हार्मोन का निर्माण कोई अंतःस्रावी ग्रंथियों में नहीं होता है दोस्तों। तो पौधों का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्लियर हो गया, एक बार देख लीजिए दोस्तों। तब हम आते हैं अब मानव शरीर के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पर। कच्चे फलों को कौन पकाता है? कच्चे फलों को एथिलीन पकाता है। एक क्वेश्चन है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में, बीज रहित पौधा यानी कि बीज रहित फल होगा, क्योंकि बीज रहित पौधा तो थैलोफाइटा है, बरोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। तो बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक हार्मोन ऑक्जिन है, ऑक्जिन। और जहां ऑप्शन में दे दिया कि ऑक्जिन तथा जिब्रेलिन, तो वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन है नोट्स में। तो अगर ऑप्शन में हार्मोन अलग अलग दिए हैं, फल के बीज रहित फलों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है, और ऑप्शन में 4 अलग अलग हार्मोन है, तो निश्चित तौर पर ऑक्जिन। लेकिन 2 हार्मोन के जोड़े दे दिए, या कोई एक ऑप्शन मिल गया कि ऑक्जिन तथा जिब्रेलिन, तब आंसर हो जाएगा ऑक्जिन तथा जिब्रेलिन। कृत्रिम तरीके से फल पकाता है। कृत्रिम तरीके से इसको भी लैब में बना लेंगे, इथिलीन भी लैब में बनाकर इससे भी कृत्रिम तरीके से पकाएंगे। लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का। कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड हवा के जल से अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस उत्पन्न करते हैं, और एसिटिलीन गैस के प्रभाव से कृत्रिम तरीके से फल पक जाते हैं। लेकिन इथीन और इथिलीन आप जानते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसे भी बनाकर इससे भी हम फल को पका सकते हैं। तो थैलोफाइटा है, बरोफाइटा है। ऑप्शन में हार्मोन अलग अलग दिए हैं, फल के बीज रहित फलों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है, और ऑप्शन में 4 अलग अलग हार्मोन है, तो निश्चित तौर पर ऑक्जिन। लेकिन 2 हार्मोन